चलिए दोस्तों, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट उसके पॉइंट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं भैया वित्त के सोर्सेज ऑफ फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बड़े छोटे छोटे से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो भैया ये देख लो, वित्त होता क्या है, फाइनेंस होता क्या है। मैंने मेरी कार फाइनेंस कराई है, मैंने मेरा घर फाइनेंस कराया, वो भी एक लोन ही होता है, उसको फाइनेंस ही बोलते हैं। तो वित्त होता क्या है, मेरे जेब में अगर 100 रुपये रखें तो कई बार आप दोस्त कहते हैं यार थोड़ा फाइनेंस कर दे यार, घर खरीदना है, मैंने 50 रुपये ले जा, घर खरीद ले भाई। तो मैंने उसको क्या कर दिया, 50 रुपये फाइनेंस कर दिया। मेरे धन में से मैंने उसको कुछ भाग दिया था, कुछ पार्ट ऑफ मैंने मेरी जो सेविंग थी उसमें से दिया था, ठीक है ना। अब एक बार ये डेफिनेशन देखने की कोशिश करो। फाइनेंस हम पहले तो लेते क्यों, वित्त की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारे जब भी वर्तमान और भावी जो उद्देश्य होते हैं, कीवर्डों पर अंडरलाइन करूंगा, ठीक है ना, उनकी प्राप्ति हेतु धन का वह भाग जो आय अथवा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विनियोजित किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं। आय अथवा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्यों से जो विनियोजित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं। क्लियर। और फाइनेंस हम लेते क्यों हैं, वर्तमान एवं भावी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु धन का वह भाग जो आय अथवा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विनियोजित किया जाता है, वित्त कहलाता है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ऐसे कैसे रट लेना। और जो व्यवसायिक वित्त क्या होता है, ये हमने फाइनेंस देख लिया भैया। और व्यवसाय के लिए आवश्यक धन और प्राप्त करने के तरीके जो होते हैं वह व्यवसायिक वित्त कहलाते हैं, ठीक है। अब व्यवसायिक वित्त और देख लो, इसमें एक वर्ड जोड़ लेना, व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक धन और प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनको हम व्यवसायिक वित्त कहते हैं। क्लियर। बेसिकली बिजनेस स्टडीज का हम पार्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये दोनों डेफिनेशन आनी आवश्यक है, ठीक है। पहले ही तो वित्त की डेफिनेशन दोबारा देख लो। वर्तमान एवं भावी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु धन का वह भाग जो आय अथवा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विनियोजित किया जाता है वह वित्त कहलाता है। अब आ जाओ भैया व्यावसायिक वित्त की, यदि आपसे मैं बात करूं तो व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनको व्यावसायिक वित्त कहते हैं। क्लियर। अब ये सोर्स में पाऊँ कहाँ से, मुझे मेरे उद्देश्य तो पूरे करने हैं, लेकिन उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहाँ से मैं पैसा लेके आऊँ, धन कहाँ से लेके आऊँ, फाइनेंस कहाँ से लेके आऊँ। इन सोर्सेज को बेसिकली हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। देखो एक बार इसको समझ लेना, छोटे छोटे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको एक बार समझ लेना। हमने बांटा है वित्त को एक तो अवधि के आधार पर, एक हमने बांटा है उसको स्वामित्व के आधार पर, एक हमने बांटा है स्रोत के आधार पर। अवधि मतलब आपने मेरे से 1 महीने के लिए पैसा लिया, 2 महीने के लिए लिया, 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिया। यदि आपने 1 वर्ष से कम अवधि के लिया है तो उसको मैं शॉर्ट टर्म बोलूँगा। यदि 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए है तो मीडियम टर्म बोलूँगा। यदि 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आपने धन लिया है मुझसे, धन का वह भाग लिया मतलब वित्त लिया है, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म कहलाएगा। स्वामित्व के अनुसार एक होता है स्वामित्व कोष, एक होता है ऋणात्मक कोष, इंपॉर्टेंट। स्रोत के आधार पर एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। मैंने मेरे पास से ही जो धन था उसका कुछ भाग लेके मैंने इन्वेस्ट कर दिया, विनियोजित कर दिया, या मैंने बाहर से फाइनेंस करवाया, लोन लिया, या मैंने किसी आपसे पैसे लिए, तो ये कौन सा कहलाएगा, बाह्य स्रोत कहलाएगा। क्लियर। अब इसके पार्ट समझेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन दो को हम समझेंगे, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको एक एक को समझते जाना, रटना मत। चलिए मैं उसको फ्रेमवर्क क्रिएट कर देता हूं, फिर उसको एक एक को समझते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। अब अल्पकालीन देख लेते हैं, अवधि के आधार पर जो हम देख रहे थे, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। अल्पकालीन देख लो, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी है। पहला देखो साहब, व्यापारिक साख। व्यापारिक साख क्या होती है साहब, आपकी ट्रेड क्रेडिट भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ये सिंपल क्या है, जैसे कि ए कोई व्यापारी है, क्लियर, ए कोई व्यापारी है और दूसरे व्यापारी है बी। ए जैसे सपोज करो होलसेलर है, ये रिटेलर है। ए ने इसको सामान दिया 100 रुपए का,
और बी ने बोला भैया कि 1 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ये बोलेगा ठीक है। तो ये क्या हुआ, बी क्या बोलेगा फिर कि मैं सब क्रेडिट पे माल लेके आया हूँ उधार पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, व्यापारिक साख। ये बड़ा आम है, हर व्यापारी को आपने कहते सुना होगा यार आजकल तो उधार पे बहुत माल जाता है, वापस इतनी रिकवरी नहीं हो पाती, बड़ा घाटा हो गया। कोरोना की वजह से क्या हुआ, जिसको हमने माल दिया था क्रेडिट पर उधार पर, उसने हमें वापस ही नहीं किया उतना पैसा। तो ये वही है, ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से आपने अपना सोर्स पूरा कर लिया। अभी तो आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने क्या बोला, भैया सामान बिक जाएगा तब दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरा धंधा तो चलाना है, इसलिए आप मुझे 100 रुपये का सामान दे दो। तो ये क्या है भैया, ट्रेड क्रेडिट है। दूसरा बैंक क्रेडिट, बैंकों के माध्यम से जो आपको उधार मिलती है वो बैंक क्रेडिट कहलाती है। कैसे कैसे मिलती है, प्रमुख आप सभी जानते हैं, ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एवं एडवांसेस। ये एडवांसेस भी लोन्स ही होते हैं, मान के चलना भी आप, ठीक है। ऋण एवं अग्रिम में क्या होता है, आप जो भी लोन लेते हैं उसमें 2 चीजें फिक्स होती हैं। क्या क्या फिक्स होती हैं साहब, एक तो आप जो लोन लेते हैं उसकी अवधि फिक्स होती है कि मैं इतने समय के लिए लोन ले रहा हूँ, और उसकी सीमा भी निश्चित होती है कि 1 लाख का ले रहे हैं, 2 लाख का ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं। इन 2 शर्त पर ही आपको क्या मिलता है, ऋण मिलता है। क्या इसी शर्त पर मिल जाता है कि नहीं, बैंक कहेगा कि 1 लाख रुपए का विकास जी आपको लोन चाहिए तो कुछ 1 लाख रुपए की हमारे पास जमानत रखो। तो इस जमानत के आधार पर मुझे क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। जैसे मुझे होम लोन चाहिए तो मुझे उस जमीन के जिस पर मुझे मकान बनाना है, मुझे उस जमीन के कागजात बैंक को जमानत के तौर पर रखने पड़ते हैं, ठीक है। ऋण एवं अग्रिम देख लिया, निश्चित अवधि या निश्चित सीमा या निश्चित राशि की शर्त पर आपको जमानत के आधार पर जो लोन बैंक देती है उसको ऋण एवं अग्रिम कहते हैं। एक होता है नकद साख, इसी को हम बोलते हैं सीसी लिमिट, जो आप बोलते हैं ना कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है साहब, कैश क्रेडिट में आपको कैश के रूप में आपको उधार मिल जाता है। कैश के रूप में उधार से क्या मतलब है कि जैसे सपोज करो कि आपका जैसे अगर मैं व्यापारी हूँ तो मेरा करंट अकाउंट होता है बैंक के पास, बैंक मेरा ट्रांजैक्शन देखता रहता है कि सर इनका ट्रांजैक्शन बढ़िया है, इतने लिमिट तक तो हम क्या कर सकते हैं, इनको क्रेडिट करने की अनुमति देते हैं। जैसे सपोज करो मेरे बैंक में एवरेज बैलेंस मेंटेन होता है 1 लाख रुपए, और किसी दिन मैंने बैंक के मैनेजर को बोला कि साहब देखो इमीडिएटली मुझे 1.25 लाख रुपए की आवश्यकता है, मुझे कोई कंसाइनमेंट या ऑर्डर के लिए पैसे चाहिए। तो क्या करते हैं, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मुझे क्या करेंगे, मेरा है अकाउंट में 1 लाख रुपए, लेकिन 25,000 रुपये का मुझे क्या देते हैं, कैश क्रेडिट दे देते हैं। क्या देते हैं, कैश क्रेडिट, नकद साख, किसी को क्या बोलते हैं, नकद साख। एक होता है बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलते ना ओडी ले लो ओडी ले आओ। देखो जो जिनके घर परिवार में या जो विद्यार्थी हमारे आर एस में दे रहे हैं और व्यवसायिक परिवारों से होंगे तो वो जरूर जानते हैं कि ओडी क्या होती है, कैश क्रेडिट क्या होती है, यदि दुकान के गल्ले पे बैठे हैं तो। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना है उससे ज़्यादा। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है दोस्तों, सेम सिचुएशन आप जैसे बैंक ओडी में मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हुए, लेकिन आपको चाहिए 1.5 लाख रुपए। आपने बैंक से बोला कि साहब ओडी अप्रूव कर दीजिए, वो ट्रांजैक्शन देख लेती है, हाँ भाई बढ़िया है, स्टॉक वगैरह सब मालूम करती है कि भैया इस जिसका मेरे पास करंट अकाउंट है व्यापार में साख, कितना इसका स्टॉक है, कितना ये अपना टर्नओवर करता रहता है, बैलेंस वगैरह देख लेती है, ट्रांजैक्शन देख लेती है। तो बोलती है ठीक है साहब हम आपको 1.5 लाख रुपए दे देंगे। तो ये 50,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आपसे लिए हैं, मतलब आपने बैंक से लिए हैं, इसके बदले में वो आपसे ब्याज भी लेती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो प्राप्य विपत्रों को बट्टे पर भुनाना, ठीक है, ये और देख लो। देखो आपके पास जो सावधि जमा होती है ना, एफडीज वगैरह जो होती हैं, जो सावधि जमा होती है, सावधि जमा, सावधि जमा आप जानते हो 1 साल के लिए आपने एफडी कराई। जैसे मैंने जनवरी 2021 में 1 लाख की एफडी कराई, कब तक के लिए, दिसंबर 2021 तक के लिए, और ये मुझे 1 लाख के कितने रुपए मिलेंगे, 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एफडी थी। 3 महीने बाद मार्च में क्या हुआ साहब, मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ गई। अब मेरे पास जमानत रखने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जो प्राप्य विपत्र हैं, जो मेरे पास बिल हैं, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज भी इनको कहते हैं, जो मेरे पास बिल हैं,
इन बिलों को मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास ये एफडी है, सावधि जमा है, बैंक के पास जाऊँगा और बैंक को बोलूँगा देखो साहब मेरी एफडी कंप्लीट हो रही है दिसंबर में, आप अभी ले लो इसको, ठीक है, और अभी लेके इसके बदले में मुझे क्या दे दो, आप लोन दे दो, या फिर इसके बदले में जो भी मुझे फाइनेंस करना है वो फाइनेंस कर दो। तो वो देख लेगी साहब 1 लाख का तो माल पड़ा ही है, इसके पास एफडी तो पड़ी है, एफडी जब भी तो लेते हो जब आप उसको पैसे देते हो 1 लाख रुपए, मतलब बैंक के पास तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए था ही, नहीं देगा तो एफडी को एनकैश कर लेंगे। इसके माध्यम से आपको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। क्लियर, मतलब सावधि बिलों की परिपक्वता तिथि से पूर्व जमानत के तौर पर जब आप किसको दे देते हो, बैंक को दे देते हो, तो जो बैंक आपको वित्त प्रोवाइड करवाता है वो यही कहलाता है प्राप्य विपत्रों को बट्टे पर भुनाना। अब इसमें क्या लग दिया भैया, बट्टे और लग गया। अब इस बट्टे को भी समझो, जैसे कि सपोज करो मेरे को ये मार्च में मैंने इसको दिया और इस समय मेरी इसकी कीमत थी 1,05,000 रुपये, तो ये क्या करेंगे, आपको 1 लाख रुपए देंगे और ये जो डिस्काउंट कर देंगे 5,000 रुपये का, ठीक है, मतलब ब्याज नहीं ले रहे इस पे, आपको डिस्काउंट पे आपको इसका पैसा इन्होंने बैंक ने दे दिया, तो ये आपका क्या कहलाता है, सावधि जमा। एक बार रिवाइज कर लें। पहला ट्रेड क्रेडिट, आप सभी जानते हैं, दो व्यापारी आपस में जो उधार में माल लेके आते हैं वो ट्रेड क्रेडिट हो गया आपका। बैंक क्रेडिट, बैंक के माध्यम से जो हम लेके आ रहे हैं वित्त। एक होता है ऋण एवं अग्रिम। ऋण आप जानते हैं निश्चित अवधि, निश्चित सीमाएं, निश्चित राशि के शर्त पर आप जमानत के आधार पर ये पैसा लेके आते हैं। कैश क्रेडिट, अभी आपसे मैंने बात करी कि बैंक ने क्या करता है, किसी दिन आपको जरूरत पड़ गई 1 लाख आपके अकाउंट में, तो उसके ऊपर 25,000 रुपये आपको और चाहिए तो वो कैश डाल देगा आपके अकाउंट में, ठीक है, उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। बैंक ओडी में क्या होता है, बैंक ओडी भी सेम ही, लेकिन क्या एक्स्ट्रा पैसा जो आपको देते हैं उस पर वो ब्याज आपसे वसूल कर लेता है। प्राप्य विपत्रों को बट्टे पर भुनाना, इसमें क्या होता है, जो आपकी सावधि जमा होती है उस सावधि जमा को डिस्काउंटेड पे बैंक लेके आपको वित्त प्रोवाइड करा देता है। क्लियर, आपको इतना ही जानना जरूरी था, ध्यान रखो, इससे ज़्यादा आपको जानने की इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप बीकॉम एमकॉम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्लियर, आपसे यूँ पूछ सकता है कि वित्त के सोर्सों के रूप में 4 आप सोर्स बताइए, किसके, अल्पकालीन के, तो खट देने से लिख देना, व्यापारी साख, बैंक क्रेडिट, आर्थिक ग्राहकों से अग्रिम, असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक जमा, वाणिज्यिक पत्र वगैरह। क्लियर, अब मैं आपको बाकी के और समझा देता हूँ, इधर का एरिया डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आड़ती कार्य। तीसरा है आपका आड़ती कार्य, जिसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग। अभी जो कृषक आंदोलन चल रहा था उसमें आपने आड़तियों के बारे में तो खूब सुना होगा, ये वही सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है आड़ती कार्य। आड़ती कार्य से क्या आशय दोस्तों, इसमें क्या रहता है, जैसे मैंने मेरी 10 बोरी गेहूं की आड़ती के पास रखवाई, ठीक है, आड़ती ने बोला 10 बोरी बिकेगी, उसके बाद मैं आपको आपकी 10 बोरी का पेमेंट कर दूंगा, ठीक है साहब। अब साहब मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, कहाँ पर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मुझे राशि की आवश्यकता पड़ गई। मैंने आड़ती ने जो मुझे बिल दे रखा था, ठीक है, या इसमें एफसीआई भी हो सकती है, एफसीआई भी कृषकों को बिल दे देता है। आड़ती कर लीजिए आप, है ना, आड़ती आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आड़ती ने जो आपको बिल दे रखा था, आप ये बिल लेके कहाँ गए, बैंक के पास गए। बैंक के पास आपने जाके बोला देखो साहब 10 बोरी अपने गेहूँ है, टॉप क्लास के गेहूँ है, 3,000 रुपये बोरी बिकता है, 30,000 के मेरे पास क्या है, बिल है। कितने, 30,000 के बिल है। तो बैंक बोलेगा हम क्या करें, बोले आप सब एक काम करो, मुझे शॉर्ट टर्म लोन दे दो, किस पर, आड़ती कार्य पे, फैक्टर लोन दे दो, फैक्टरिंग लोन दे दो, ठीक है ना। अब ये बैंक क्या करेगा, बैंक ही बिल ले लेगा, लेकिन बैंक क्या बोलेगा, भैया तेरी देनदारी जो है, ठीक है, उसको मैं इकट्ठा करके ला रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, तो बोलता है आप भैया अपना मेहनताना ले लो जो आप लेके आओगे। तो बैंक क्या करता है, इस आड़ती कार्य के बिलों को एनकेश करवाने के लिए इससे क्या ले लेता है, शुल्क ले लेता है। जैसे 30,000 था ना, तो इसने क्या बोला, बैंक ने, ठीक है 2,000 रुपये आप हमारे शुल्क के रूप में काट के मुझे पैसा दे दो। तो बैंक ने इनको, आदमी को कितने दे दिए साहब, मतलब मुझे 28,000 रुपये दे दिए,
और 2,000 रुपये ये देनदारी के रूप में जो वापस शुल्क लेके आएगा, ये सर्विसेज के पैसे इसने ले ली, यही आपका क्या कहलाता है, फैक्टरिंग कहलाता है। ठीक है, पुनः एक बार समझ ले फैक्टरिंग क्या होता है साहब। फैक्टरिंग में क्या होता है, एक आड़ती होता है, ठीक है ना, या व्यवसायी होता है, वो निश्चित एक शुल्क देता है, किसको, बैंक को एक निश्चित शुल्क देता है, और इस निश्चित शुल्क के बदले में वो अल्पकालीन ऋण की, अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति बैंक से कर लेता है या किसी भी व्यवसायी से कर लेता है। ठीक है, सामान्यतः ये कोऑपरेटिव बैंक्स में लेके जाता है। कोऑपरेटिव बैंक इस तरह का कार्य करते हैं, वो कहते हैं कि साहब एक सुविधा शुल्क ले लेते हैं और वह काट के उस बिल की, जितने की वो बिल, उसकी बिल में राशि लिखी हुई है उसमें से पैसे काट के वापस उसको देता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, फैक्टरिंग कहलाता है, आड़ती कार्य कहलाता है। क्लियर। बुक की लैंग्वेज में अगर आप ये समझोगे ना तो शायद आपको 2-3 अटेम्प्ट देने पड़ जाएंगे, वो बड़ी क्लिष्ट लिखी हुई है। तो सरल भाषा में आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपको रटना पड़ेगा, और वहाँ अगर एक वर्ड भी बीच में आप भूल गए ना तो फिर आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। बाकी सिंपल से ग्राहकों से अग्रिम। ग्राहकों से अग्रिम कैसे, जैसे कि वही गेहूं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने बोला विकास जी आपके गेहूं बहुत शानदार आते हैं, हाँ टॉप क्लास के आते हैं, तो एक काम करो, ये पकड़ो एडवांस 10 बोरी के, अभी तो आप 500 रुपये के हिसाब से ले लो, आप 10 बोरी के 5,000 रुपये इन्होंने मुझे दे दिए। ठीक है, 10 बोरी की कीमत 3,000 के हिसाब से कितनी है, 30,000 है, लेकिन मेरे पास एडवांस आ गया 5,000 रुपये। इस प्रकार से जो अग्रिम आ जाता है वह भी हमारा एक मीडियम टर्म का सोर्स होता है, अल्पकालीन वित्त का सोर्स होता है। क्योंकि अल्पकालीन क्यों भैया, कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद तो मुझे उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी ना, मैं उसको 1 वर्ष से ऊपर तो नहीं रोक सकता ना, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म कहलाता है। 5वां, असंगठित क्षेत्र से ऋण। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने मेरे दोस्त से जाके फाइनेंस लिया है, गांव में कोई लाला जी है उससे जाके लिया है, कोई गांव में कोई बड़ा जमींदार है उससे लिया है, गांव में कोई प्रबुद्ध आदमी जाके उससे लिया है, तो ये सारे असंगठित क्षेत्र होते हैं। क्लियर, लीगली जिन पर कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होते हैं। अगला, सार्वजनिक जमा। इसमें सरकार के माध्यम से भी लोन लेना सार्वजनिक जमा कहलाता है। अब आप देख लो, एक वाणिज्यिक पत्र, इसको सुन लो, कमर्शियल बिल्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं साहब इसको, कमर्शियल बिल्स। देखो इसमें क्या होता है, कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, अपनी कंपनी अपन मान लेते हैं, जैसे ना अपनी कंपनी का नाम है प्रथम रैंक। मुझे क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, एक बिल निकालूंगा, इसको कमर्शियल बिल बोलते हैं ना, एक कागज का टुकड़ा निकालूंगा, इस कागज के टुकड़े पे लिख के दूंगा कि भैया इस कागज के टुकड़े का मूल्य है 1,000 रुपये। क्लियर, सुनो, 1,000 रुपये, 3 महीने की आपको, 3 महीने के लिए हम ये कागज निकाल रहे हैं। इस कागज को जो भी लेगा वह 3 महीने बाद हम उसको 1,200 रुपये देंगे। क्या देंगे, 1,200 रुपये देंगे, और गारंटीड देंगे, निश्चित होता है ये, क्या निश्चित होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल बोलते हैं। क्लियर। अब आगे देखो, इसमें ये तो हो गया कमर्शियल बिल। एक आपके पास आ सकता है, एनसीईआरटी में कई बार पूछा भी गया है 11वीं 12वीं में, डिस्काउंटिंग ऑन कमर्शियल बिल्स क्या होता है। कमर्शियल बिल तो समझ गए ना, कंपनी अपने अल्पकालीन वित्त स्रोत की पूर्ति करने के लिए इसका निर्गमन करती है, जो उसकी कीमत होती है लिखित, उस पर निश्चित ब्याज या निश्चित एक दर पर निश्चित समय पश्चात जो भी खरीदता है उसको भुगतान कर देती है। क्लियर। अब देखो सब आगे, डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्स क्या होता है, ये कितने का है साहब, 1,000 का। मैंने इसको बोला कि हमने अभी इसको किस पे निकाला है, डिस्काउंट पे निकाला है 900 रुपये पे, एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है, 1,000 रुपये। 3 महीने बाद आपको कितने का मिलेगा, ये 1,200 रुपये का। मुझे एटलीस्ट कितना फ़ायदा हो गया, 300 रुपये का इसमें फ़ायदा हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे 100 रुपये का क्या मिल गया था मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट मिल गया था।
तो ये ही प्रोसेस जो आपने देखी यही क्या कहलाती है, डिस्काउंटिंग ऑन कमर्शियल बिल्स कहलाती है, या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स कहलाती है। क्लियर? ये कमर्शियल बिल है, इस कमर्शियल बिल को यदि मैंने डिस्काउंट में दे दिया तो ये मेरी क्या कहलाएगी, डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल्स बिल कहलाएगी। इसके अंतर्गत व्यवसाय क्या करता है या कोई कंपनी क्या करती है, एक अवधि का एक पर्टिकुलर अवधि की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिल्स निर्गमित करती है और तय समय के पश्चात तय निश्चित राशि देने का वचन करती है। क्लियर? यदि इस जो राशि आपकी बिल की है उस राशि को यदि आप डिस्काउंट पे, छूट में निर्गमन करते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्स कहलाती है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे सारे सोर्सेज क्या हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं। अब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी देख लेते हैं। देखो आप संभवतः कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो इसमें से किसी में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में कर देना। बाकी एक व्हाट्सएप नंबर है, वो भी इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर भी मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। आपके दिमाग में एक आ सकता है जो हमने देखा था सीसी और बैंक ओवरड्राफ्ट देखा था, क्लियर है ना, क्योंकि ये सेम से ही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, ये जो कैश क्रेडिट है मेरे दोस्तों, इसमें ये बेसिकली हमारे स्टॉक्स, हमारे बिल्स, इनको बड़ा वरीयता देता है। क्लियर है ना, उसके हिसाब से कैश क्रेडिट देता है। बैंक ओडी में हमारे ट्रांजेक्शन को देख के देता है। क्लियर? और इसमें इंटरेस्ट का भी डिफरेंट होता है, ज़्यादा कम का भी इनका डिफरेंस होता है। तो ये इसका मूल अंतर है, ये आपसे ऐसे पूछेगा नहीं। दीर्घकालीन सोर्सेज को और देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं आपके वित्त के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक अंशों का निर्गमन, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। और इश्यूएंस शेयर्स में पहला आता है एक समता अंश, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इक्विटी। और प्रेफरेंशियल, पूर्वाधिकार को प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, अब इनको एक बार समझो। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए भैया अंशों का निर्गमन ये क्या चीज़ है। देखो भैया, मैंने अगर समोसे बना के बेचने की दुकान खोली, ठीक है, हलवाई की दुकान खोली, तो मुझे सोर्स फंड की ज़रूरत पड़ी, तो मैं आपके पास गया, मैंने कहा यार देखो एक काम करो, मैंने दुकान खोली है, 10,000 रुपये मेरा खर्चा लगा है, या 10,000 रुपये में मेरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और मुझे अभी समस्या आ रही है, तो है मेरे पास अभी 8,000 रुपये, तो एक काम करो 2,000 रुपये आप मेरे साथ शेयर कर लो, भागीदार कर लो। ठीक है, अब सारी लिखा पढ़त में तो होगी ना। तो हमारे जो कंपनीज एक्ट है उसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है उसके छोटे छोटे अंश, पूंजी को अंशों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो जो पूंजी के सबसे छोटे भाग होते हैं इन्हीं को ही अंश कहते हैं, और जब इस अंश को निर्गमित कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है, अंशों का निर्गमन कहलाता है। अंशों का निर्गमन कहलाता है। क्लियर? पूंजी का सबसे छोटे भाग आपका अंश कहलाता है, और इन्हीं अंशों को जब आप निर्गमित कर देते हो तो यही क्या कहलाता है, आपका अंशों का निर्गमन कहलाता है। मेरे केस में क्या हुआ था, 10,000 रुपये मुझे पूरी पूंजी लगानी थी मेरी दुकान में, ठीक है ना, हलवाई की दुकान में। 8,000 रुपये मेरे पास थे, और मैंने 2,000 रुपये मैंने किसी को अपने साथ जोड़ लिया, मतलब अपना शेयर उसको दे दिया। क्लियर? अब क्या होता है, 10,000 को मैंने शेयर्स में बांटे। कैसे बांटे? सपोज करो मैंने 100 रुपये का एक शेयर बनाया, तो 10,000 के लिए मेरे को 100 शेयर्स बनाने पड़ गए। ठीक है, तो मैंने इनको कितने शेयर्स दे दिए, मैंने इनको साहब 20 शेयर्स दे दिए। कितने शेयर्स दे दिए? 20 शेयर्स दे दिए, और मेरे पास कितने हैं, 80 शेयर्स हैं। क्लियर? तो ये जो क्वांटिटी है, जो ये पूंजी है 10,000 रुपये की पूंजी जो है, इसका जो मैंने डिवीज़न किया छोटे छोटे शेयर्स में, यही आपके क्या है भैया, अंश हैं। 80 शेयर्स, 20 शेयर, सबसे छोटा भाग एक अंश कहलाता है। पूंजी के सबसे छोटे भाग को अंश कहते हैं, और इसी अंश को जब मैं निर्गमित करता हूँ तो यही मेरा क्या कहलाता है, अंशों का निर्गमन कहलाता है। क्लियर? अब इसके पार्ट देख लो भैया। अंश कौन कौन से होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। जैसे इसको मैंने अपना भागीदार बनाया मेरे हलवाई की दुकान में 2,000 रुपये का, तो मैंने कहा कि मैं आपको
इक्विटी शेयर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? इक्विटी शेयर दे रहा हूं। इक्विटी मतलब इक्वल, समता, समान, मतलब कि कंपनी में आपका भी स्वामित्व तय है, हाँ, और साथ ही साथ प्रबंधन में भी आपकी हिस्सेदारी है। देखो जैसे कि आप शेयर्स कईयों ने ले रखे होंगे, तो आपके पास हर क्वार्टरली एक मेल आती है कि कंपनी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, तो आप अपने ऑनलाइन वोटिंग डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास टाटा के शेयर्स हैं, रिलायंस के शेयर्स हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी भी जब भी अपनी एनुअल मीटिंग करती है, तो जितने भी अपने शेयर होल्डर हैं, चाहे 1 करोड़ ही शेयर होल्डर हो, चाहे 1 रुपये का ही आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, यदि आपके पास इक्विटी शेयर्स है तो आपकी भी प्रबंध में हिस्सेदारी है। लेकिन कितनी? ऐसी नहीं कि टाटा पे जाके बोल दो कि भैया कि मैं भी इसका मालिक हूँ, हटो कुर्सी से, ऐसा नहीं हो सकता। 1 रुपये की लेकिन आपकी हिस्सेदारी, लेकिन आप उस 1 रुपये की हिस्सेदारी के मालिक हैं। क्लियर? तो क्षमता अंश में देखो 2 चीजें होती हैं, ध्यान रखो। अब ये 2 कीवर्ड है, इनको पकड़ लेना, इन्हीं से क्या हो गया, आपके सारे इनकी डेफिनेशन बन जाएगी। पहली बात, लाभांश का भुगतान और पूंजी की वापसी समापन पर, ये 2 पॉइंट संभालना। इक्विटी शेयर में यदि मुझे लाभ नहीं हुआ तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक हो ना, मालिक तो सबसे लास्ट में लेके जाएगा लाभ। जिसने पैसा लगा रखा है पहले उसको लाभ देगा। जैसे 10 रुपये मुझे लाभ हुआ, हाँ, और मैंने इसको बोल रहा था कि आपने जो 2000 रुपये मेरे को लगाए मेरी कंपनी में, मेरी हलवाई की दुकान पे, तो आपको मैं 2000 रुपये पे 20 रुपये लाभ दूंगा, ठीक है। सपोज करो मुझे 100 रुपये लाभ हुआ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 20 रुपये उसको पकड़ाऊंगा कि लो भैया आपके लाभ हुए। यदि मुझे 40 रुपये लाभ हुआ तो 20 रुपये पहले मैं इसको दूंगा कि लो साहब पहले आप पकड़ो, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा, हाँ। या फिर 20 उसको बांट लिए और 20 मैंने बांट लिए। क्लियर? या क्या हुआ, हमें बिल्कुल कोई लाभ हुआ ही नहीं, तो ना तो उसको मिला ना मुझे कुछ मिला। क्यों? क्योंकि भैया हम तो मालिक है ना कंपनी के, ठीक है। तो इसमें लाभांश का भुगतान की अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। पूंजी की वापसी समापन पर, इसमें देखो अब मालिक हूं, कुछ बचा ही नहीं, दिवालिया हो गया, कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या पूंजी की वापसी का भी मैं अधिकारी हूं क्या? इक्विटी शेयर में पूंजी की वापसी का भी मैं कोई अधिकारी नहीं हूं। क्लियर? इसी तरीके से अब आ जाओ पूर्व अधिकार अंश, प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है। पूर्व अधिकार अंश, अब देखो इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है पूर्व अधिकार। ये जो शेयर्स में जिसको भी दे रहा हूं उसको कुछ प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, कुछ पूर्व अधिकार प्राप्त हैं। क्या है? अगर लाभांश हुआ तो मुझे सबसे पहले जो लाभांश देना पड़ेगा उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को करना पड़ेगा। मेरी कंपनी मैंने बंद करी तो मुझे पूंजी वापसी समापन पर सबसे पहले पैसा किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंशियल शेयर्स को देना पड़ेगा। अब समझो 100 रुपये मुझे लाभ हुए, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मुझे कितने पैसे देने थे? 70 रुपये देने थे, ठीक है। और 30 रुपये भैया हमें अपने पास रखने थे। क्लियर? तो मैंने क्या किया, 100 रुपये में से 70 रुपये तो दे दिए किसको? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दे दिए। अब हमारे पास कितने रुपये बचे? 30 रुपये बचे। अब मेरे पास जैसे इक्विटी शेयर होल्डर था, 10,000 रुपये की मेरी दुकान थी, ठीक है, और इस पर हम 50-50% के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, तो हमें 30 रुपये में से कितना कितना ही मिलेगा? 15-15 रुपये ही मिलेंगे साहब। और वो भी कब मिलेंगे? जब 70 रुपये पहले हम बांट देंगे। चलो दूसरा सिनारियो देखो। अब भैया प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं, उनको हमें कितना? 100 रुपये देना है लाभ, मतलब 100 रुपये हमें उनको लाभांश बांटना है। अब 100 रुपये मेरे को लाभ हुए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 100 रुपये ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दे दूंगा। अब कुछ बचाएगा? कुछ भी नहीं बचा भैया, इक्विटी शेयर होल्डर मालिक है ना हम तो कंपनी के, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर मतलब पूर्व अधिकार अंश, लाभांश के भुगतान में जिनको वरीयता मिलती है। कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी पर भी किसको पूर्व अधिकार मिलता है? पूर्वाधिकार अंश वालों को। तो ये 2 फैक्टर जिस अंश के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिख जाएं वो क्या होगा? पूर्व अधिकार अंश होगा। मतलब कि ऐसे अंश जिसका लाभांश के भुगतान में पूर्व अधिकार हो, वह पूंजी की वापसी समापन पर भी पूर्व अधिकार हो, तो ऐसे अंश कौन से अंश कहलाते हैं? पूर्व अधिकार अंश कहलाते हैं। समता अंश, लाभांश के भुगतान और पूंजी की वापसी के समापन पर जिनको वरीयता नहीं मिलती है वो आपके कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ जरूर डाल देना कि ये कंपनी के स्वामित्व में हिस्सेदारी रखते हैं और कंपनी के प्रबंधन में भी हिस्सेदारी रखते हैं। क्लियर? ये 2 चीज़ इसमें और आएंगी आपके समता अंश के अंतर्गत। ये दोनों क्लियर है। अब प्रेफरेंशियल शेयर्स भी देख लीजिए, ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है परिवर्तनीय, एक होता है अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि प्रेफरेंशियल शेयर्स मैंने आपको इशू किए,
3 साल के लिए मैंने आपको प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए और 3 साल बाद मैंने उसमें लिख के दिया कि 3 साल बाद आपके जो प्रेफरेंशियल शेयर है परिवर्तन हो जाएंगे इक्विटी शेयर में, आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो प्रेफरेंशियल शेयर है एक तय समय बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्टेड हो जाएंगे। वह प्रेफरेंशियल शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर के अंतर्गत एक तय समय सीमा में कन्वर्ट नहीं होते, वह अपरिवर्तनीय प्रेफरेंशियल शेयर कहलाते हैं। अगला, एक होता है दोस्तों संचय और एक होता है असंचय। शब्द को पकड़ो, संचय मतलब संचय कर लिया। संचय में क्या होता है दोस्तों, संचय पूर्वाधिकार अंश वह होते हैं जैसे कि 2021 में मेरे को लाभ हुआ 100 रुपये और 2022 में मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, 2023 में मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर में क्या होता है कि जिस वर्ष आपको लाभ नहीं हुआ उनको भैया जिस वर्ष में लाभ हो इकट्ठा करके हमें दे देना। लेकिन जैसे कि फर्स्ट ईयर में मुझे इस 2021 में कोई लाभ नहीं हुआ, 2022 में मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन 2023 में मुझे 300 रुपये का लाभ हुआ। कितना, 300 रुपये का लाभ हुआ। तो 100 रुपये तो मुझे देने हैं, सपोज करो फर्स्ट ईयर के, 100 रुपये सेकेंड ईयर के ड्यू हैं और थर्ड ईयर के भी 100 रुपये देने हैं। तो तीनों को मिला के 300 रुपये जो मेरी आय हुई थी 300 के 300 में किसको दे दूंगा, इन संचयी प्रेफरेंशियल शेयर्स वालों को दे दूंगा। क्लियर। और असंचयी में जिसमें संचय करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी बात है। एक होते हैं दोस्तों शोधनीय और एक होते हैं अशोध। दोस्तों प्रेफरेंशियल शेयर में मैंने एक तीसरा पार्ट यहाँ लिखा था, शोधनीय और अशोधनीय। शोधनीय और अशोधनीय वाला जो पार्ट था वो दोस्तों रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्लियर। उसके आगे फिर मैंने बाकी की सारी रामायण बोल दी थी लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं था। तो शोधनीय और अशोधनीय एक बार आप पुनः समझ लो। किसकी बात कर रहे थे अपन, प्रेफरेंशियल शेयर्स की ना। तो शोधनीय कौन से होते हैं और अशोधनीय कौन से होते हैं। शोधनीय दोस्तों वह अंश होते हैं, वह प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि निश्चित होती है। मतलब कि सपोज करो मैंने आपको प्रेफरेंशियल शेयर दिए, 4 साल के लिए दिए, 4 साल तक तो मैं आपको क्या दूंगा, इस पर लाभांश दूंगा, लाभांश दूंगा, ब्याज नहीं दूंगा, ध्यान रखना, लाभांश दूंगा। और 4 साल बाद इस प्रेफरेंशियल शेयर की जितनी वैल्यू होगी ये वैल्यू मैं आपको रिडम्पशन करके शोधन करके आपको दे दूंगा। सपोज करो आपने 5 प्रेफरेंशियल शेयर ले रखे थे, वर्तमान में उनकी वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये है, तो 500 रुपये मैं आपको शोधन करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये तो क्या कहलाता है, परिपक्वता अवधि जिसकी निश्चित होती है। जैसे इसकी निश्चित है 4 ईयर्स। अशोधनीय में क्या होता है, इसमें परिपक्वता अवधि निश्चित नहीं होती है। ये प्रेफरेंशियल शेयर का पैसा आपको जब कब मिलेगा, कंपनी के समापन पर ही। कब मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कंपनी के समापन पर मिलेगा। क्लियर। ये 2 चीज रह गई थी, इनको आप और देख लेना। प्रिय दोस्तों इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस और देख लो, इसकी भी आने की खूब संभावना रहती है। देखो पहला पॉइंट है निर्गमन का। इक्विटी शेयर का निर्गमन करना अनिवार्य है, प्रेफरेंशियल शेयर का निर्गमन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लाभांश का भुगतान आपने देखा ही था भैया, पूर्व अधिकार मतलब लाभांश के भुगतान में किसको वरीयता मिलती है, प्रेफरेंशियल शेयर को मिलती है, इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलती है। पूंजी की वापसी की यदि मैं बात करूं, यह भी पूर्व अधिकार। पूंजी की वापसी अगर करेंगे तो भैया प्रेफरेंशियल शेयर को पहले होगी, इक्विटी शेयर को नहीं होगी। अब देखो पहले स्वामित्व को समझो। इक्विटी शेयर में क्या होता है, स्वामित्व होता है, मालिक होता है कंपनी का, लेकिन जितना उसका शेयर होता है उतने का मालिक होता है। इक्विटी शेयर क्या है भैया, इसका अपने स्वामित्व होता है। प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी में कोई स्वामित्व नहीं होता। इसी प्रकार से स्वामित्व होने की वजह से इसको मताधिकार की प्राप्ति होती है, इसको भैया कोई मताधिकार करने की प्राप्ति नहीं होती है। लाभांश की दर देखो, प्रेफरेंशियल शेयर में लाभांश की दर जो होती है वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे मिलती है, कि तय कर दिया 5%, 4%, 3%। इक्विटी में नहीं होता, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लाभ हो गया तो इक्विटी भैया आप मालिक हो तो उसका आपको लाभ भी मिलेगा। सपोज करो मुझे 100 रुपये लाभ हुआ और मुझे जो प्रेफरेंशियल शेयर में लाभांश का भुगतान करना पड़ता था वो 10 रुपये करना पड़ता था, ठीक है। अब जो 90 रुपये बच गए वो हम सब बांटेंगे, जो हम इक्विटी शेयर होल्डर हैं। अगर 2 हैं तो 2 में बटेगा, 5 है तो 5 में बटेगा। क्लियर। और यदि अगर
लाभ ही 10 रुपये हुआ तो 10 के 10 किसको चल जाएंगे, प्रेफरेंशियल शेयर को, और इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को लाभ भी अधिक मिलता है, और जब नहीं होता तो भैया सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी को होता है। क्लियर। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में वह लाभांश देना ही पड़ेगा। क्लियर। तो ये इसका डिफरेंस था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये आपने देख लिया। तीसरा लॉन्ग टर्म आपका वित्तीय सोर्स, और देखिए डिवेंचर, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिवेंचर क्या होता है साहब, ऋण पत्र। किसका, ऋण का पत्र। देखो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी जनता से ऋण प्राप्त करती है तो उसी को क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं, या ऋण पत्र बोलते हैं। जब कंपनी के द्वारा जनता से ऋण प्राप्त किया जाता है तो जिस पत्र के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है उसी को क्या बोलते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं। और यह ऋण पत्र पर धारकों को निश्चित मात्रा में आपको ब्याज देना पड़ता है, और ये जो ब्याज की दर होती है सामान्यतः ज़्यादा होती है। क्या, अब देखो समझो, आप इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में क्या बांट रहे थे, लाभांश बांट रहे थे, डिविडेंड बांट रहे थे, लाभ हो रहा था वह बांट रहे थे। लेकिन ऋण पत्र में अपन को क्या बांटना पड़ेगा, ब्याज बांटना पड़ेगा। जैसे कि मेरी कोई कंपनी है तो मैंने जनता से क्या बोला, भैया मैंने ये डिबेंचर इशू करें, कागज़ का एक टुकड़ा है वह इशू करें जिसपे मैंने लिखा हुआ है कि मैं आपको इस दर पर ब्याज दूंगा। क्लियर। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऋण पत्र कहलाता है। जनता से जो ऋण प्राप्त कर रहा हूँ मैं, लोन प्राप्त कर रहा हूँ, वो इसी बेसिस पे करूँगा। ठीक है ना। अब ये लोन प्राप्त कर रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे अपनी बुक्स में जो मैंने अकाउंटिंग लिए बही खाते लिखे हैं उसमें मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सपोज करो मैंने 1000 रुपये का लोन लिया तो 1000 रुपये का मुझे कोई सामान एज ए जमानत गारंटी के रूप में अलग रखनी पड़ेगी, कि अगर कल को मैं नहीं चुका पाऊँ तो गवर्नमेंट कम से कम उस सामान को चुकाकर कुछ तो राशि दे सकती है जनता को या धारकों को। अब मेरे समोसा बनाने का काम है तो मैंने क्या किया, मेरी एक बढ़िया सी लोहे की टॉप की कढ़ाई थी, मैंने उसको अलग रख दी, 2000 रुपये का जो ऋण लिया। क्लियर। ठीक है साहब। तो ऋण पत्र क्या हो गया, कंपनी द्वारा जनता से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, जिस पत्र पर कंपनी द्वारा जनता से ऋण प्राप्त करने वाला पत्र ऋण पत्र कहलाता है, और धारकों को इस पर निश्चित मात्रा में ज़्यादा ब्याज कंपनी को चुकाना पड़ता है। क्लियर। इसके कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, वह भी देख लो। ऋणदाता की तरफ से, जैसे मैंने लोन दिया किसी कंपनी को, मैं ऋणदाता हो गया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉजिटिव पॉइंट होंगे, मुझे क्या लाभ होगा। देखो पहली बात तो आपने देखा कि भैया मुझे एक स्थिर ब्याज मिलेगा। प्रेफरेंशियल शेयर में क्या है, लाभ नहीं हुआ तो भैया आपको लाभांश नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको ब्याज देना ही देना पड़ेगा। ऋण लिया है आपने, एक स्थिर ब्याज की आय मुझे प्राप्त होती रहेगी। और सबसे अच्छी बात है भैया, कम जोखिम रहता है डिबेंचर्स में। ऋण पत्र में आपको सबसे पहले ब्याज देना पड़ेगा, और जोखिम कम इसलिए भी रहता है कि मुझे अपनी एक एसेट का पार्ट जितना मैंने लोन दिया है वह अलग रखना पड़ता है। क्लियर। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो क्या होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋण पत्र उसको जब इशू करना चाहिए, एक तो उसकी इनकम स्टडी हो, स्थिर हो। ऐसा नहीं कि आज तो भैया पैसा कमा लिए, कल घाटा हो गया या कल कोई लाभ नहीं हुआ। एक कांस्टेंट रूप से यदि उसको आय प्राप्त होती रहे तो उनके लिए डिबेंचर अच्छा है। क्यों, क्योंकि भैया ब्याज चुकाना है, 31 तारीख आते ही जो आपने लोन लिया उस पर ब्याज चुकाना है आपको। तो आपकी बिक्री भी स्थिर होनी चाहिए और आपकी आय भी स्थिर होनी चाहिए, तब उस कंपनी के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना। अगला देखो, इसके बाद जो कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे ऋण के बारे में, डिबेंचर के बारे में, ठीक है ना, डेब्ट के बारे में। तो वो डेब्ट अपॉन इक्विटी का एक रेशियो होता है जो पिछली बार एग्जाम में भी आया था, वो अमूमन इसी से कुछ कुछ रिलेटेड आपको आगे चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, डिबेंचर में क्या है, ये तो लोन लिया है ना, तो अगर मैंने लोन दिया है कंपनी को तो क्या मेरा उस पर कोई स्वामित्व या मत का अधिकार है क्या, नहीं है साहब, आपको ब्याज दे तो रहे, तो मत का अधिकार इसमें प्राप्त नहीं होता। तो क्या फ़ायदा होता है, आपको प्रबंध में हिस्सेदारी या नाक घुसाने की कोई टेंशन नहीं है। कंपनी की ये टेंशन नहीं है कि ये भैया मालिक है, कल को आगे कुछ और बोलने लग जाएंगे। क्लियर। मत अधिकार नहीं है, इसलिए प्रबंधन में भी इनकी कोई हिस्सेदारी या कोई सुझाव की मान्यता नहीं है। जारी करना, देखो ये तुलनात्मक रूप से ऋण पत्र जारी करना सरल होता है। इक्विटी जारी करने में बड़े लफड़े आते हैं, जो कानून संबंधी पेचीदगियां हैं वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिबेंचर जारी करने में इतनी बनिस्पत नहीं है। क्लियर। अब दोष क्या है, सबसे बड़ा दोष तो यही है, स्थायी बार हो जाता है कंपनी के पास। प्रेफरेंशियल इक्विटी में तो क्या, लाभ होगा तो बांट दोगे, लाभ नहीं हुआ तो नहीं बांटोगे, इसमें तो देना ही देना है। दूसरा एक होता है दोस्तों शोध, रिडम्पशन।
रिडम्पशन में सबसे पहले आपको भैया डिबेंचर को करके देना है, क्लियर। दूसरी बात, और इसमें भी क्या होता है, डिबेंचर में एक तय होता है कि 5 साल में 10 साल में आपको ये शोधन इनका करना ही करना पड़ेगा, पत्रों का, डिबेंचर्स का। और उस समय भैया आपकी स्थिति हो नहीं हो तो भी आपको इसका समापन करना ही पड़ेगा, क्लियर। मतलब डिबेंचर्स को रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। संपत्ति के प्रभार पर ऋण पद निर्गमित किए जाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। क्या होता है दोस्तों, मैंने ऋण तो ले लिया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल शेयर में मुझे कोई संपत्ति गारंटी के रूप में नहीं रखनी, लेकिन इसमें दोष यही है डिबेंचर में, मुझे मेरी संपत्ति का एक पार्ट अलग रख लेना पड़ता है और उस पार्ट के बेसिस पे मुझे जनता से लोन प्राप्त करने पड़ते हैं। तो क्या हो गया, मेरी रिस्क लेने की या मेरे व्यवसाय को और बेहतर बनाने की मेरी क्षमता में कमी आ जाती है। अब मैंने जो गारंटी के रूप में मेरी जो संपत्ति है उसे एज ए प्रभार के रूप में जब मैंने अलग कर दी तो मैं उसको कोई यूज़ और नहीं ले सकता, क्लियर। तो ये इसके दोष हैं और ये इसके गुण हैं। तो हमने डिबेंचर भी देख लिया, हमने इससे पहले इक्विटी शेयर देखा, प्रेफरेंशियल शेयर देखा और हमने डिबेंचर देखा, तीनों आपने देख लिए। अब इन तीनों का कोई भी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। जैसे हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल शेयर का देखा, आपसे इक्विटी शेयर और डिबेंचर का पूछ सकता है, प्रेफरेंशियल शेयर और डिबेंचर का पूछ सकता है, क्लियर। और इनके गुण दोष भी पूछ सकता है। इक्विटी शेयर के आपने सारे गुण दोष भी देखे थे जो मैंने आपके साथ साथ तय किए थे। रटना नहीं है तो एग्जाम पॉइंट में इतनी सारी चीज़ रटोगे तो पेपर पर नहीं उतार पाओगे, इसको समझ लेना ही उत्तम रहेगा, क्लियर। तो हमने क्या देख लिए, हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस देख लिए। इसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस में एक चीज़ और आती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से भी फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है अपने आप को, लेकिन वो क्या है, जब इसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दे दिया तो वो पार्ट सामान्यतः उसमें हम देख लेंगे, क्लियर। एफडीआर एफआईआई भी उसी के अंतर्गत हम देख लेंगे। ये हमारा सब क्लियर हो गया। अब आ गया पूंजी की संरचना, पूंजी की लागत, ये 2 पॉइंट और आ गए, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये कोर हमारे जो कॉमर्स में हम बैकग्राउंड में देखा करते थे वो वाले पार्ट है, पर इसको सरल आपको जितना करके एज ए जनरल नॉलेज के हिसाब से शेयर करना कर सकते थे वो मैंने करने का प्रयास किया है और ये सफिशिएंट है। मैंने आपको बेसिक्स में, कॉन्सेप्ट में कहीं कमी नहीं छोड़ी है, क्लियर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं इस क्लास तक के लिए, और नेक्स्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा व्हाट्सएप का भी, और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि साहब कुछ शेयर करना है तो कमेंट भी कर लेना, और लगता है कि सब्सक्राइब कर लो, विकास जी के साथ में कुछ आनंद कर लेंगे और टॉपिक्स पे भी, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ साथ तैयारी भी हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।